दी है। हमने सोचा कि कुछ मुद्दे हैं जिन पे आपसे बात की जाए। आपको मालूम होगा कि जब 8 मार्च 2020 को इस पार्टी का गठन हुआ तो जो हमारा मेन एजेंडा था पार्टी गठन करने का, 3 चीज़ें थी उस वक्त। एक कि जो प्रोटेक्शन ऑफ जॉब्स फॉर द रेजिडेंट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, लैंड शुड बी रिजर्व फॉर द रेजिडेंट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ओनली। तीसरा था रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड। दीज वर द मेन एजेंडा पॉइंट्स। बाकी उस वक्त के हालात के हिसाब से यहाँ सब बंद था, प्रिजनर्स का रिलीज था, बाकी सब चीज़ें थी, लेकिन मेन एजेंडा ये थी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल से आउट ऑफ द 3 थिंग्स 2 चीज़ें हमने कामयाबी हमें मिली है अपनी पार्टी को। और जॉब्स की प्रोटेक्शन का सिलसिला जहाँ तक था, हमने जॉब्स की प्रोटेक्शन के लिए एक बाज़ाब्ता ऑर्डर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लाया। ठीक है, उसमें थोड़ा सा डोमिसाइल का जो उन्होंने किया है 15 साल है। अल्लाह के फजल से जिस वक्त सरकार यहाँ बनेगी उस वक्त हम एक तो रेस्टोरेशन ऑफ परमानेंट रेजिडेंस PRC जो हमारी थी वो भी करेंगे, और दूसरा दिस टेन्योर वुड आल्सो बी इंक्रीज। लेकिन प्रोटेक्शन तो है कि जम्मू कश्मीर के बच्चे ही जम्मू कश्मीर में जॉब ले सकते हैं, सरकारी जॉब्स। नंबर 2, ज़मीनों का 95% का प्रोटेक्शन है खाली इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए। जो पहले लीज पे होती थी अब वो खरीद सकते हैं, लेकिन 95% विच इज़ एग्रीकल्चर लैंड कैन नॉट बी बॉट बाई नॉन रेजिडेंट्स अदर देन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और द UT ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, वॉट एवर यू मे कॉल। तीसरा है रेस्टोरेशन ऑफ स्टेट। आज हमारी मीटिंग थी, दोनों खित्तों में मीटिंग थी, जम्मू में भी और यहाँ पर भी। सभी हमारे ओहदेदारान मीटिंग में थे। मुतफ़िका तौर पे ये करार पाया कि हमारा एक डेलीगेशन गवर्नर साहब से मिलेगा जो रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड के लिए फॉर्मली डिमांड करेगा। बिकॉज आपने देखा होगा पिछले 3 महीने से हम लोगों की तरफ से भी इस डिमांड की तायीद की गई है। हम ये गवर्नर साहब को करना चाहते हैं, और जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को हर एक डिस्ट्रिक्ट में हमारी डिस्ट्रिक्ट कमेटियाँ जाके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स के थ्रू या DCs के थ्रू हम वहाँ से भी फॉर्मली सभी 20 डिस्ट्रिक्ट से ये भेजेंगे। सो वी वांट टू रजिस्टर एंड अचीव दिस स्टेटहुड जो हमसे छीना गया है 5 अगस्त 2019 को। दूसरी जो मेन अहम बात हम आज आपसे करना चाहते हैं कि आपको मालूम है पिछले 3-4 महीने में काफ़ी प्रिवेंटिव डिटेंशन्स हुई हैं। पहले कहा गया कि साहब टूरिज़्म का सीज़न है तो हम चाहते हैं कि लॉ ऑर्डर यहाँ ठीक रहे। फिर कहा गया कि यहाँ साहब अमरनाथ यात्रा है, उस पर बड़ी हाइप दी गई। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है, मैं अपने लोगों को मुबारकबादी देता हूँ। ये जम्मू कश्मीर की लोगों की वजह से कामयाब हुई है यात्रा या टूरिज़्म सीज़न। अमन अमान बिल्कुल ठीक रहा, और जैसा कहा जाता था ये वही अनासर हैं जिन्होंने कभी सही तर्जुमानी नहीं की कि जम्मू कश्मीर के हालात ही। उन्होंने हमेशा कहा कि साहब यहाँ तो कुछ होने वाला है, और उसमें हमारी इकॉनमी को भी तबाह करते हैं और हमारे बच्चों को भी परेशान करते हैं। तो काफ़ी सारे बच्चे प्रिवेंटिव डिटेंशन में बंद है। हम आज मांग करते हैं LG साहब और जो ये इंतज़ामिया यहाँ की है कि उन बच्चों को छोड़ा जाए। किसी का बाप 94 में उस थॉट के साथ था जिस थॉट को आज गुनाह माना जाता है। मुझे ये मालूम नहीं उस वक्त भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी, बच्चा पैदा हुआ 2002 में, आज उसको गिरफ्तार किया जाता है। तुम्हारा बाप 94 में था, यार ये तो शादी भी नहीं बाप की हुई थी, उसके बाद शादी हुई 2002 में वो पैदा हुआ। अब इस बच्चे को सिलेक्शन हो गई, फेयर प्रोसेस से एक सिलेक्शन हो गई, अब उसको नौकरी भी नहीं दे रहे हैं। उसको कह रहे हैं कि साहब क्लियरेंस में कहते हैं साल, और साल भर वो कहाँ जाएगा, किसके पास जाएगा, कोई क्लियरेंस नहीं देता है। तो आज हम ये भी मांग करते हैं दिस ड्रैकोनियन सिस्टम शुड एंड। क्या रिश्तेदार, कोई किसी का रिश्तेदार कहीं मिलिटेंट रहा है उसको भी बंद कर रहे हैं, उसको कह रहे हैं कि नौकरी नहीं तुझे मिलेगी। फिर क्या इन बच्चों को हम फिर इनको को बोलो लाल चौक में एक आजकल उठा रहे हैं, ये लाल चौक को कुछ कर रहे हैं। अब हमें तो मालूम नहीं है, क्यों लोगों से तो पूछते नहीं है। फिर फांसी का एक फंदा बनाए, हम बच्चों को कहेंगे आओ चढ़ो इस फांसी पे। क्यों? उनके लिए तो और कोई फ्यूचर नहीं रखा इन्होंने। उन बच्चों ने अपनी मेहनत से इनके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठ के कामयाबी हासिल की। अब उनको कहा गया साहब नहीं, आपको क्लियरेंस लानी है। लानी किसे है क्लियरेंस? पहले जिन लोगों से क्लियरेंस लानी है उनको क्लियर होना चाहिए, क्लियर करना भी है या नहीं,
उनका तो शायद दिमाग का ऐसा चलता है कि क्लियर ही नहीं करना है। जब नहीं करना है तो या तो अगर कहीं किसी मंदिर पे चढ़ावा चढ़ाना है या मस्जिद पे कुछ दे देना है वो भी बताएं हमें। हम अपने बच्चों को कहेंगे कि भाई साहब आपको बेड़ू कहीं चढ़ाना है, कहीं पे कोई और चीज़ चढ़ानी है, चढ़ावे में फिर आपको क्लियरेंस मिलेगी। तो ये बूथ मुझे पता नहीं कितना बड़ा है जिस बूथ से ये हम सबको डरा रहे हैं और हमारे बच्चों की ज़िंदगियां खराब कर रहे हैं। तीसरा, शर्म की बात है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कहा जा रहा है ट्रांसपेरेंटली कर रहे हैं। हम मानते हैं, हर एक बात मानते हैं, हम क्या करेंगे? आप लोगों की भी जबान बंदी है, आप बात नहीं कर सकते हो, हम आपकी मजबूरी भी समझते हैं, वरना आप तो चीथड़े निकाल देते इस पूरे सिस्टम के, लेकिन आप भी मजबूर हो, बात नहीं कर सकते हो। इम्तिहान आपने कंडक्ट किया, रिजल्ट आपने निकाला, आपकी गवर्नमेंट, आपका सिस्टम, फिर कहते हो साहब ये तो चोरी थी। 3 साल लगे इस बच्चे को, इसने इम्तिहान दिया, इसने पढ़ा, इसने इम्तिहान पास किया, 1 साल के बाद आपने रिजल्ट निकाला। रिजल्ट निकलने के बाद शायद आपको अपने मन पसंद की परसेंटेज नहीं इसमें आई, फिर आप कहते हो अब ये भी कैंसिल, फिर दूसरा भी कैंसिल, फिर तीसरा भी कैंसिल। सरकार सफ़र कर रही है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स में इंजीनियरों की कमी, पुलिस डिपार्टमेंट में पुलिस फोर्सेस की कमी, बाकी आप देख रहे हैं अकाउंट्स असिस्टेंट्स के क्या साथ क्या गर्ज, मतलब कहने का है क्या है ये अंधेर नगरी है यहाँ जिसको इनको जो मर्जी है, किसी को ठप्पा लगा देते हैं चोरी का, किसी को ठप्पा लगा देते हैं ईमानदारी का। अब हम इनको चोर कहें कि ईमानदार कहें ये मुझे पता नहीं है, आप लोग तो फैसला ना कर पाएंगे। क्यों? जो 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी था वो तो पहले ही बैठ चुका है, आप लोग तो बिल्कुल बैठ चुके हो। क्यों? आपकी मजबूरी है, आपकी मजबूरियों में आप कुछ नहीं कह सकोगे, लेकिन हम तो कहेंगे क्यों, हम तो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, हमें तो लोगों के लिए निकले हैं घरों से। तो मैं आपकी वसातत से समझता हूँ आज आप इसको हाईलाइट करेंगे और एक दिन ज़रा करिए, सरकार के ना मानिए, क्योंकि ये हमारे मुस्तकबिल का मसला है। आज इसको न्यूज़ में हेडलाइन भी बनाइए, आज इसको अखबारों में भी हेडलाइंस बनाइए, क्योंकि ये आपके बच्चे भी है, ये आपकी स्टेट भी है जिसको हम मांग रहे हैं। ये हम सब के भविष्य का सवाल है, ये हमारी पहचान का सवाल है, ये हमारे उन बच्चों का सवाल है जिनका कोई गुनाह नहीं किया हुआ है। तो मुझे उम्मीद है आज you will do an extra effort to see that this voice is raised with full force. Thank you. सर आपने बात करी अभी 370 की हम बात कर रहे हैं, आपने कहा कि क्या आपको नहीं लगता कि ये जो अभी प्रॉब्लम है ये अभी सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुकी है? while demanding on such things, आपको लगता है कि ये चीजें रिएक्ट कर पाएंगी और you will get any sufficient answer about your query for you are demanding? मैं तो देखिए साहब, मैं तो 370 और 35 ये सुप्रीम कोर्ट में है, मैंने तो कुछ नहीं उस पर, मुझे मालूम है, मैं जज्बात में नहीं बोलता हूँ, मुझे पता है वो सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा। अल्लाह करे जज साहिबान के दिल में रहम आ जाए, वो वही फैसला करें जो जम्मू कश्मीर के लोग चाहते हैं। तो मैं तो उस पर बात नहीं कर, लेकिन स्टेटहुड तो इनका वादा है, होम मिनिस्टर साहब का वादा है, प्राइम मिनिस्टर का वादा है, कर लीजिए ना रेस्टोर, हमारी पहचान तो रेस्टोर करिए। 2 टुकड़े तो आपने किए, उसको तो हम कुछ नहीं अभी कहते हैं, वो तो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन ये तो हमारी जायज़ मांग। अगर हम चुप बैठते फिर तो ये जॉब्स की रिजर्वेशन भी नहीं, 370-35 के बाद तो हर एवरीबडी वाज अलाउड टू अप्लाई फॉर जॉब्स। लेकिन जब हम लोग निकले, मेहनत की ना, उसी के लिए निकले ना, इसीलिए तो हम पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है। अगर अपनी पार्टी की पहचान आज है, अगर अपनी पार्टी को आज मानता जानता कोई है, वो इसीलिए है ना, क्यों ना हमने 370 का बोझ वहीं रख के फिलहाल नौकरियों को तो बचाया, ज़मीनों को तो बचाया। तो अब स्टेटहुड तीसरा रहता है मेरा एजेंडा, मैं कहता हूँ वो भी लाऊंगा। 370 जब आएगा फिर उस वक्त 370 मुझे भी मिलेगा, जम्मू वाले को भी मिलेगा, सबको मिलेगा, वो तो कोर्ट करेगा ना डिसाइड। वो इनसे मांगना ना मांगना, ना मैं उन बेवकूफ़ों में हूँ कि मैं कहूँगा कि साहब मैं लाऊंगा। वो आपको पता है मैं आज डिविएट नहीं करना चाहता हूँ, बिकॉज आई डोंट वांट टू डाइल्यूट दीज मेन इशूज़। ये आज हमारी जिंदगी और मौत का सवाल बना है मेरे बच्चों के लिए, जिस तरह मेरे बच्चों को आज क्लियरेंस के बारे में बात कर रहे हैं, और यू कोटिंग द इंप्लीमेंटिंग अथॉरिटी और द एग्जीक्यूटिव पार्ट। देखिए हम दोनों को, मुझे बड़ा खुल के बात करने की आदत है, जज भी मैं ही, मुलजिम भी, यहाँ तो मुलजिम भी यही, वकील भी यही, जज भी यही, ये तो सब कुछ है ना। यहाँ किसको पता है? मुद्दी भी यही, यहाँ किसी को पता नहीं कौन एग्जीक्यूट करता है, कौन ऑर्डर करता है, कौन रोकता है।
Do you know? Is there any transparency? बुखारी साहब, मेरा नाम इमरान नाइक है, कस्टडी ब्यूरो से हूँ। रिसेंटली जो नॉन लोकल वोटर्स को राइट्स देने का जो इशू बना था, हालांकि उस पर गवर्नमेंट ने क्लैरिफिकेशन दी थी और आपने भी उस पर स्टेटमेंट भी दिया था और थैंक्स किया था गवर्नमेंट का। बिल्कुल। लेकिन उसमें अभी भी पॉइंट बना हुआ है कि ऑर्डिनरी रेजिडेंट्स, हु आर द ऑर्डिनरी रेजिडेंट्स, या ये लोग कौन है? तो गवर्नमेंट ने भी अभी तक इसकी क्लैरिफिकेशन नहीं दी है। क्या अगर आपको वो समझ आया कि ऑर्डिनरी पीपल कौन है और उनका क्राइटेरिया क्या है, तो प्लीज। बेटा आपका नाम क्या है? इमरान नाइक। इमरान साहब, मैं एक बताऊंगा, एंड ऑफ सितंबर ये कंप्लीट हो रही है। मैं आप सबको भी, और मैंने अपनी जमात में तो हमने किया ही तय है, अपने वर्कर्स को भी, जो पहला रोल आएगा मैं उठाऊंगा। मिसाल के तौर पर मैं अमीरा कदल का हूँ, मैं देखूंगा इसमें मुझे कोई इन्होंने नॉन रेजिडेंट तो नहीं लगाया है, कोई बाहर का तो नहीं लगाया, फौज का तो नहीं लगाया। अगर लगाया होगा शायद मैं 15 मिनट भी नहीं लेता हूँ आप लोगों को तकलीफ देने में। मैं तो आप लोग, हम सब होशियार रहेंगे। हम सोए हुए अब 5 अगस्त की तरह नहीं है। उस दिन हमें लीडरों ने सुलाया कि हमने बनाई पगड़, हम बचाएंगे 370 को। आज हम सोए हुए नहीं हैं। वी आर अलाइव, दिस ग्रुप ऑफ पीपल इज अलाइव टू एवरी सिचुएशन। हमारी कोई रिश्तेदारी किसी के साथ नहीं है। हम इसलिए क्लैरिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पहले मांगते हैं, क्यों हम कहते हैं मुक्के से कुछ नहीं निकला। हम जरा देख लें हाथ जोड़ के, वी हैव बीन एश्योर्ड कि उसमें कोई भी नहीं होगा, जैसे क्लैरिफिकेशन आई। लेकिन हम वहीं पे छोड़ते नहीं, शुक्रिया भी करते। हम जनाब कहते हैं ना, पीर की इज्जत और चोर की नज़र भी रखते हैं। हम जिस वक्त लिस्ट निकलेगा हम देखेंगे एक एक करके। एवरी कॉन्स्टिट्यूंसी विल बी द फर्स्ट वंस टू पॉइंट आउट if there is any ambiguity. So that is exclusion of the voters, exclusion of the non-local voters होगा उसमें? नहीं सब नॉन लोकल कैसे आ ही नहीं सकता है। देखिए नॉन लोकल कैसे बन सकता है? ये तो स्टेटहुड का तो सेंटर ने क्लियर कर दिया, इलेक्शन के बाद ही होगा। मैं सो जाऊं? आपका मतलब है कि मैं सो जाऊं? नहीं, देखिए वो तो बहुत कुछ कहते हैं। उन्होंने 1947 में कहा था कि राइट टू प्लेबिसिट दे देंगे। हमारे लीडर सो गए तो मिला क्या? 370 भी गया। तो जो है, तो आज उनको अगर इलेक्शन के बाद देना है तो आज देने में आपत्ति क्या है? आज क्या यहाँ खत्म हो जाएगा? अगर स्टेटहुड वो रिस्टोर करेंगे क्या होगा? अगर हम सब उनकी इस पे बैठते तो हमारी तो क्लास 4 में हमें खाली क्लास 4 रहती है। यहाँ जमीनें तो आके उन्होंने खरीदी भी होती। आपको मालूम होगा कुछ लोगों ने तो पैसे भी एडवांस किए थे यहाँ, लेकिन जब ऑर्डर आ गया कि नहीं साहब नहीं खरीद सकते हो, करना जिद्दोजहद साहब करनी पड़ेगी। क्यों इतना वी कैनॉट टेक फॉर ग्रांटेड। जो दिल्ली ने कहा वो खुद ही दे देगी। यहाँ माँ भी तब तक नहीं देती है जब तक रोना नहीं शुरू करेगा। और हमारा तो मेन एजेंडा है ये। सो वी विल स्टार्ट दिस हैज स्टार्टेड ऑलरेडी। हमने लोगों की तायीद भी की है और कंटिन्यू जो हमारा पब्लिक राबता मुहिम है उसमें भी हम जाएंगे। लेकिन हमें फर्स्ट फेज में पब्लिक राब्ते में लोगों से ये फीडबैक मिला कि हमारे बच्चों के लिए बात करो, और ये सही बात है। प्रिवेंटिव डिटेंशन में ये नौकरियों की बात करो, ये क्लियरेंसेस की बात करो, ये मेन। बाकी मैं नल का पानी इसकी बात नहीं करना चाहता। वो चलता है, नल का नहीं मिला, बिजली नहीं आई, ये चलेंगे। अब क्या करेंगे? हमारा जब सभी उजड़ गया तो उसमें क्या ढूंढूंगा मैं कि बिजली मुझे 4 घंटे मिलती है या 14 घंटे मिलती है। Altaf sahab, how do you see Ghulam Nabi Azad's new avatar and its impact on existing political parties in J&K? You also blamed him of having some ties with BJP and trying to attempt to divide politics. मेरे भाई, मुझे लगता है मैं वाहिद सियासतदान हूँ जिसने इस पे बड़ी तफसील से बात की। मैं आज इस पे बहुत ज़्यादा बात नहीं करना चाहता हूँ। मैंने खाली रिएक्ट इसलिए किया जिस वक्त उन्होंने कहा मैं 5 अगस्त 2019 की पोजीशन बहाल करूंगा। मैंने याद दिलाया, आज़ाद साहब आपके मुंह से अच्छा नहीं लगता, बिकॉज यू आर अ वोटरी विद बीजेपी। आपने तकरीर बेशक की, उस वक्त बड़ी जज्बाती की, शायद कपड़े के 1-2 बटन भी मत फाड़े होंगे, गालियां जितनी अलाउड हुई होंगी उतनी निकाली होंगी उसने, लेकिन वोट दिया बीजेपी के साथ। मुझे नहीं लगता 90% आप में से लोगों को भी परसों तक ये पता थी कि वोट उन्होंने बीजेपी के साथ एब्रोगेशन के हक में दिया। बाकी मैं और कुछ नहीं इस पे आज। I don't want to divert
attention from the main topics of today's press conference, which are more important than Mr. Azad. मगर 3 साल तक किसी ने ये बात नहीं की कि अल्ताफ साहब ये आजाद साहब ने वोट दी। 3 साल तक किसी ने बात नहीं की। अब अगर अल्ताफ बुखारी ने सच बोला तो आप बताओ ना, अल्ताफ बुखारी झूठ बोला। अगर सच बोलना गुनाह है, ये गुनाह मैंने किया। आज एक प्ली डाली थी कश्मीरी पंडित अंजू है, उन्होंने प्ली डाली थी, वो प्ली हटाने के लिए कहा गया, जिसमें उन्होंने मांग की थी कि जो 90 में यहाँ पे प्ली गिरने उसका प्रूव किया जाए। वो रिजेक्ट होगी। वो रिजेक्ट होगी ना, वो रिजेक्ट होगी। देखिए ये बात तो आया है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब आया की तो मैं रिजेक्ट की तो मैं क्या इस पे बोलूंगा। अल्ताफ साहब ना आप इम्पोर्टेंट है, ना गुलाम नबी आजाद इम्पोर्टेंट अगर है कश्मीर के लोग इम्पोर्टेंट, लोगों के जज्बात इम्पोर्टेंट है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, डिबेट इस पे नहीं बनाना चाहते, लेकिन आफ्टर द डिपार्चर ऑफ गुलाम नबी आजाद जम्मू कश्मीर का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो पूरा हिल गया है। जितनी भी यहाँ मेन स्ट्रीम पार्टी इसी रेस में लगे हैं कि किसके कितने नंबर्स बढ़ जाएंगे, बीच में लोग पिस रहे हैं। व्हाट विल बी द फ्यूचर ऑफ द कश्मीरी पीपल? अफजल साहब, मैं आपके सेंटिमेंट समझता हूँ। अभी मेरी तरह इसी रियासत के बाशिंदे हैं और आपके दिल में भी वही दर्द होगा जो मेरे दिल में है। यहाँ लीडरों की कमी नहीं है, लोगों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ जो कर सके, लोगों को सच जो बोल सके, दे आर ऑल वेलकम। जो झूठ बोलेगा आप भी उसको नंगा करोगे। फिलहाल आजकल आपको रोक इतनी लगी है कि आप सच बोल ही नहीं पाते हो। ये बात मैं नहीं कहता हूँ, हम रोज़ देखते हैं अखबार, गवर्नमेंट गेजेट है, अखबार स्टेटहुड। मैं तो कहता हूँ, इसीलिए तो मैं कहता हूँ स्टेटहुड वापस आएगी तो फिर आप फिर आज़ाद हो जाओगे। यू विल बिकम द